आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आयोडीमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयोडीमेट्री क्या होती है। आयोडीमेट्री हम बोलते हैं उस रिएक्शन को जब हम एस्टिमेट करते हैं रिड्यूसिंग सब्सटेंस को। ठीक है, हम क्या एस्टिमेट करते हैं? रिड्यूसिंग सब्सटेंस, और इसमें हम स्टैंडर्ड I2 सॉल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड I2 सॉल्यूशन मतलब इस वाले केस में आयोडीमेट्री में हम सॉल्यूशन यूज करते हैं बाहर से, अपने आप आयोडीन नहीं बनती। जबकि जो आयोडोमेट्री होता है उसमें आयोडीन अपने आप रिलीज होती है। ठीक है, और आयोडोमेट्री को हम यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस को एस्टिमेट करने के लिए, और इसमें जो है आपकी क्या होती है? I2 गैस लिबरेट होती है। ठीक है, आपकी I2 गैस लिबरेट होती है और फिर हम इस I2 को एस्टिमेट करते हैं और फिर हम पता लगाते हैं कि आपकी मतलब जिस भी केस में आपका जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है वो कितना है। ठीक है, इसमें हम डायरेक्टली रिड्यूसिंग सब्सटेंस को I2 के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करते हैं। तो इसमें हम रिड्यूसिंग सब्सटेंस के लिए हम आयोडीमेट्री करते हैं और ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस में हमारी I2 रिलीज होती है, तो इसको हम एस्टिमेट करते हैं और इसके एस्टिमेशन से फिर हम पता करते हैं कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कितना था। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम आयोडीमेट्री की बात करें तो इसमें हम हमारी जैसे रिएक्शन होती है थायोसल्फेट के साथ, जैसे I2 की रिएक्शन S2O3 नेगेटिव के साथ जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? तो बनता है हमारे पास टेट्राथायोनेट और हमारे पास क्या होता है? 2I नेगेटिव रिलीज होती है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि जितना I2 आपका यूज होगा उसके हिसाब से हम अपना थायोसल्फेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना, जो थायोसल्फेट सॉल्यूशन है इसको हम हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं जनरली। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइपो सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी इनके इक्विवेलेंट वेट की। तो अगर मैं इक्विवेलेंट वेट की बात करूं अपने हाइपो सॉल्यूशन की, जो आयन है आपका उसकी, तो आपका जो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या होगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय इट्स एन फैक्टर। और यहाँ पे जो एन फैक्टर है वो क्या है इसका? हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, इसका एन फैक्टर आपका क्या आया था? 1। कैसे? वैसे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके इसके 2 मोल्स के लिए यूज हो रहे हैं, और हमें चाहिए 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए आपको कितने यूज होंगे? 1, तो इसका एन फैक्टर आ जाएगा 1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट इसके मोलर मास के इक्वल होगा। और अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन क्या होगा? अब आयोडीन का जो एन फैक्टर है वो क्या है? यहाँ पे आयोडीन का एन फैक्टर होगा यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे एक ही मोल आपकी आयोडीन है जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके 2I- में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 2 होंगे जो कि आपका एन फैक्टर होगा 2। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास अगर इनका इक्विवेलेंट वेट है तो हम ये कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं आयोडोमेट्री के, इसमें क्या होता है? आपका ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसमें क्या है? आपका I2 रिलीज हुआ है। ठीक है, I2 रिलीज I नेगेटिव बना है। ठीक है, तो इसने ये I2 का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो ये क्या है? रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, क्योंकि इसने I2 का रिडक्शन किया है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस की, जो I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करेगा I2 में। तो जैसे अगर हम बात करें कॉपर की, तो 2Cu2 पॉजिटिव की रिएक्शन जब हम Ki के साथ करते हैं तो 4I नेगेटिव आयंस क्या होता है? CuI2 बनता है और I2 गैस लिबरेट होती है। तो इसमें जो ये I2 गैस लिबरेट होती है, फिर हम इसका एस्टिमेशन करते हैं। फिर इसका एस्टिमेशन करके हमारे पास आता है कि कितने अमाउंट ऑफ I2 रिलीज हुई है, फिर हम निकालते हैं कि कितना अमाउंट हमारे पास कॉपर का था। अब उससे पहले अब ये CuI2 जो है ये आपका इसके बाद कन्वर्ट होता है Cu2I2 में,
और आपके पास देता है आयोडीन गैस। ठीक है, तो इसके 2 मोल्स बाद में यूज होके आपके Cu2I2 देते हैं। तो Cu2I2 में अब इसकी जो कॉपर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। ठीक है, तो कॉपर आपका रिड्यूस हो रहा है +1 +2 से +1 में, और आयोडीन आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है -1 to 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो ये क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है, ये इसने I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज किया और खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, जो I2 लिबरेट हुई है इसकी रिएक्शन करेंगे। किसके साथ करेंगे इसकी रिएक्शन, अपने हाइपो सॉल्यूशन के साथ, और इसके फिर से हम हाइपो सॉल्यूशन के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 I नेगेटिव रिलीज होंगे और आपका टेट्राथायोनेट आयन रिलीज होगा। ठीक है, तो इससे हम क्या तो जितना भी आपका ये रिलीज होगा, जितना भी रिलीज होगा आयोडीन, जितना भी यूज होगा उसके हिसाब से हम क्या निकाल लेंगे कि आपका कितना आयोडीन रिलीज हुआ था, और कितना आयोडीन रिलीज होगा जितना आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो इससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अमाउंट। तो इसके इक्विवेलेंट वेट की तो हमने बात कर ली थी, अब बात करते हैं अपने कॉपर के इक्विवेलेंट वेट की। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव हमारा चेंज हो रहा है 1 पॉजिटिव में। ठीक है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है, 1 का, तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर क्या होगा, 1, और इसका जो मोलिकुलर वेट होगा वही इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसमें इन रिएक्शंस में हम इंडिकेटर क्या यूज करते हैं, तो इन रिएक्शंस में जो आपका इंडिकेटर यूज होता है वो स्टार्च होता है। स्टार्च क्या करता है, आयोडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें आयोडीन जो है वो I3- स्टेट में रहता है, और इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हुए हम स्टार्च डाल देते हैं। तो जब तक आपकी आयोडीन रहेगी तब तक स्टार्च उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के रखेगा और सॉल्यूशन का ब्लू कलर रहेगा, और जब आपका पूरा का पूरा जो ये हाइपो सॉल्यूशन है ये पूरी I2 के साथ रिएक्शन कर लेगा तो I2 खत्म हो जाएगी, तो आपका ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो इसका जो एंड पॉइंट होता है वो होता है डिसअपियरेंस ऑफ ब्लू कलर। क्या होता है, डिसअपियरेंस ऑफ ब्लू कलर, क्योंकि आपकी पूरी आयोडीन खत्म हो जाएगी तो स्टार्च के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो ब्लू कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास, अगर हम टाइट्रेशन कर रहे हैं एसिड या बेस या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के मिक्सचर का। ठीक है, तो जब हम किसी मिक्सचर का टाइट्रेशन करते हैं तो क्या होता है, तो देखिए, अगर हम हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर हम उसकी टाइट्रेशन कर रहे हैं तो उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के और रिड्यूसिंग एजेंट के हमारे इक्वल होते हैं। अब हम क्या करें, हम 2 कंपाउंड ले लें। ठीक है, और उसको हम फिर उसकी हम टाइट्रेशन करें अपने टाइट्रेटिंग सब्सटेंस के साथ। तो क्या होगा, अगर उस टाइट्रेटिंग रिएजेंट के साथ अगर आपके वो दोनों रिएक्शन कर रहे होंगे तो उन दोनों का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा, फर्स्ट का भी और सेकंड का भी, वो इक्वल होगा आपके टाइट्रेटिंग सब्सटेंस के ग्राम इक्विवेलेंट्स के साथ। ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर आपके पास Na2CO3 और K2CO3 का मिक्सचर है। ठीक है, और हमने क्या किया, इसके मिक्सचर की टाइट्रेशन कराई HCl के साथ। तो अब HCl के साथ आपका Na2CO3 भी रिएक्ट करता है और K2CO3 भी रिएक्ट करता है ना। तो इसका मतलब ये रिएक्शन इन दोनों के साथ करेगा, और क्या होगा कि जो आपके मिली इक्विवेलेंट्स होंगे Na2CO3 के प्लस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ K2CO3, इन दोनों का सम जो होगा वो इक्वल होगा मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl के साथ। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें, देखो अगर हमारे पास क्या है, ऑक्सैलिक एसिड और FeSO4 का मिक्सचर है हमारे पास, और अगर हम इसकी टाइट्रेशन कर रहे हैं KMnO4 के साथ, तो KMnO4 क्या करेगा, ये Fe क्या है, 2 पॉजिटिव स्टेट में है तो इसको Fe3 में ऑक्सीडाइज करेगा और इसको ये CO2 में ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो KMnO4 जो है इन दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, तो उस केस में जो मिली इक्विवेलेंट्स होंगे आपके C2O4 मतलब ऑक्सैलेट आयन के, और जो मिली इक्विवेलेंट होंगे आपके FeSO4 के, इन दोनों का सम आपका मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 के इक्वल होगा, क्योंकि अब KMnO4 जो है वो इसके साथ भी रिएक्शन करने में यूज हो रहा है और इसके साथ भी रिएक्शन करने में यूज हो रहा है। ठीक है, तो यही है आपका कि अगर हमारे पास जो टाइट्रेशन अगर हम करें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स की, ठीक है, इसमें हमने लिया अपना किसका मिक्सचर है, ये क्या है आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स, KMnO4 को रिड्यूस कर रहे हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट्स का अगर हम मिक्सचर लें या फिर हम अपने बेस का मिक्सचर लें और टाइट्रेशन करें उसके एसिड से, तो उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है,
अब ये तो केस हो गया अगर आपका कि आपने जो दोनों के दोनों लिए थे वो दोनों ही रिएक्ट कर रहे हैं आपके टाइट्रेंट से। लेकिन अगर आप क्या करो, अब आपने एक ऐसा मिक्सचर लिया जिसमें एक तो रिएक्ट कर रहा है लेकिन दूसरा नहीं कर रहा। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, हमने एक मिक्सचर लिया FeSO4 का और हमने उसमें डाला Fe2SO4 होल 3, ठीक है, और अब इसकी हम टाइट्रेशन कर रहे हैं KMnO4 से। तो इस केस में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे तो Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये तो ऑक्सीडाइज होकर Fe3 पॉजिटिव में जा सकता है, लेकिन यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव स्टेट में है तो ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अब ये और ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो KMnO4 जो है वो इसके ऑक्सीडेशन में यूज नहीं होगा। वो क्या करेगा, सिर्फ FeSO4 को ही ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब आप मिक्सचर ले रहे हो दो कंपाउंड्स का, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही रिएक्ट कर रहा है, तो उस केस में जो मिली इक्विवेलेंट्स होंगे KMnO4 के, वो आपके सिर्फ उसके इक्वल होंगे, उसके मिली इक्विवेलेंट्स के इक्वल होंगे जो आपकी रिएक्शन कर रहा है। तो इसमें सिर्फ वो किसके इक्वल होंगे, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ FeSO4 के ही इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अगर आप मिक्सचर यूज कर रहे हो तो अगर दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स के इक्वल होगा, और एक रिएक्ट कर रहा है तो एक के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो अगर हम ये क्वेश्चन कंसिडर करें तो इसमें क्या दिया है, इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज अ मिक्सचर ऑफ, हमें मिक्सचर दिया है 3 का, ठीक है। अगर हमें 2 का मिक्सचर दिया है तो वो 2 के इक्वल होगा, और 3 का इक्वल दिया है तो 3 के इक्वल होगा, ठीक है। ये जितने भी हमें दिया है मिक्सचर 2 या 2 से ज्यादा, उसमें सबके इक्वल होगा वो, ठीक है। तो इसमें 3 का हमें मिक्सचर दिया है एसिडिक मीडियम में, तो हमें निकालने हैं कि इस मिक्सचर के लिए इन तीनों का हमारे पास एक एक मोल है, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं KMnO4 के। तो अगर ये इनको ऑक्सीडाइज कर रहा है KMnO4, तो इसका मतलब मिली इक्विवेलेंट्स जो होंगे आपके KMnO4 के, वो किसके इक्वल होंगे, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ FeC2O4 plus milli equivalent of FeSO4 and milli equivalents of Fe2SO4 whole 3, ठीक है। तो अब जो KMnO4 के मिली इक्विवेलेंट्स होंगे वो इन सब के मिली इक्विवेलेंट्स के इक्वल होगा, और मिली इक्विवेलेंट्स हमें पता है क्या होता है, n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं KMnO4 के। तो और अगर इसके निकालें, अगर तो इसके मिली इक्विवेलेंट्स भी क्या होंगे, इन सब का n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों का भी। तो अब नंबर ऑफ मोल्स हमें इन तीनों का तो दे रखा है 1 मोल है, ठीक है। इन तीनों का हमें नंबर ऑफ मोल्स 1 दे रखा है, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इन चारों का n फैक्टर। तो KMnO4 के अगर हम निकालें n फैक्टर, तो KMnO4 में क्या होता है, MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है, Mn2 पॉजिटिव में, ठीक है। तो n फैक्टर क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, यहाँ पे तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे अगर निकाले तो आपके पास आती है +7। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हो रहा है, 5 का, तो इसका n फैक्टर आपका क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास। अब हम निकालते हैं अपने सेकेंड वाले की। सेकेंड वाला हमें इसमें क्या दिया है, FeC2O4। देखो अब हमने लास्ट के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों आपके ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, तो इनका एन फैक्टर क्या होगा, इन दोनों के एन फैक्टर का सम होगा, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या है, आपका Fe2 पॉजिटिव है जो कि ऑक्सीडाइज होगा Fe3 पॉजिटिव में, और आपका C2O4 2 नेगेटिव है जो कि आपका ऑक्सीडाइज होगा CO2 में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो एन फैक्टर होगा वो इन दोनों के एन फैक्टर का सम होगा। तो इसका एन फैक्टर आपका क्या होगा, ये क्या हो रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 का हो रहा है, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा 1। और यहाँ पे आपका एन फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे आपका एन फैक्टर होता है 2। तो इसमें अगर आप टोटल एन फैक्टर निकालो तो इसका एन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमें दिया है FeSO4। FeSO4 तो सिंपल है, सिर्फ आपके इसमें Fe है जो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में, ठीक है। तो इसमें आपका जो एन फैक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, इसमें तो एन फैक्टर आपका आ गया 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, Fe2SO4 होल 3। अब Fe2SO4 होल 3 को देखते हैं। Fe2SO4 होल 3 में क्या है कि जो आपका Fe है वो अब +3 स्टेट में है, और Fe +3 स्टेट से ज्यादा ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये आपका इसमें पार्ट नहीं लेगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो आपके इक्विवेलेंट्स होंगे, मिली इक्विवेलेंट्स, वो सर इन दोनों के होंगे जो KMnO4 के मिली इक्विवेलेंट्स के इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर अब हम बात करें इसके
इसका जो मिली इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, KMnO4 का इन दोनों का इक्वल होगा। तो हम लिखते हैं KMnO4 का क्या होगा, KMnO4 का n फैक्टर हमारा आ गया 5, नंबर ऑफ मोल्स हमें उसके निकालने हैं। FeC2O4 का n फैक्टर आ गया हमारा 3, n फैक्टर इसके नंबर ऑफ मोल्स है हमारे 1, क्वेश्चन में दे रखा है। FeSO4 का n फैक्टर है 1, नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं 1। ठीक है, तो आपके जो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे KMnO4 के वो क्या आ जाएंगे 4/5। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। तो ऐसे हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2019 में भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ चुका है, तो ये वाला आपको याद होना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।